प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, निशा अपने किचन का काम समेटकर बाहर आकर सोफे पे बैठी ही थी। इतने में फोन की घंटी बजी। निशा ने रिसीवर उठाया, कान से लगाया तो मेरठ से चाची जी की आवाज आई। कहने लगी कि बेटा, अब तुम्हारे पापा वृद्धावस्था की दहलीज पार कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा बीमार भी रहते हैं और हम कोई जवान तो हो नहीं रहे और अब हमसे सेवा नहीं हो पा रही और अंतिम समय में बच्चों के पास ही यदि उनके पिता रहे तो शायद उन्हें भी सुकून मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम आओ और अपने पापा को यहाँ से ले जाओ। निशा और विवेक दोनों भाई बहन दिल्ली रहते थे। दोनों का विवाह हो चुका था। विवेक एक छोटी मोटी कंपनी में कार्यरत था और निशा की शादी एक बहुत बड़े डॉक्टर के साथ हुई थी, जिनका कि देखा जाए तो फुर्सत नहीं मिलती थी अपने काम से, अपने डॉक्टरी के पेशे से। इसलिए निशा ने सोचा कि मैं सिर्फ विवेक के साथ ही अपने पापा के पास जाऊंगी, क्योंकि बीमारी कब किसको होवे वो वार नहीं देखती, ना रविवार देखती है ना सोमवार देखती है। इसलिए डॉक्टर साहब को फुर्सत ही नहीं थी नोट छापने की, सीधी सी आज की भाषा में कहूं तो। खैर, निशा ने कह दिया था कि चाची जी इस रविवार को हम जरूर आएंगे और पापा को लेके चले जाएंगे, दिल्ली ही ले आएंगे। विवेक को निशा ने कहा कि हमें जाना है और हम पापा को यहां पर लेके आएंगे। विवेक ड्राइविंग कर रहा था, निकल पड़े थे मेरठ के लिए, पर सुनसान गुपचुप, किसी से वार्तालाप नहीं, कुछ नहीं। निशा ने ही बात छेड़ी और कहने लगी कि भैया क्यों चिंता करते हो, थोड़ी ही तो सालों की बात है। मैं भी तो यही सोच रहा हूं कि अभी 4-5 साल और यदि वो चाचा चाची सेवा कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। अब तक तो उन्होंने किया ही है। क्योंकि कई बार दिल्ली लाने के लिए मानस बनाया था इन दोनों ने, ऊपरा ऊपरी बोलने की बातें विवेक की तो, पर निशा भी जानती नहीं थी विवेक दिल से कह रहा है, दिमाग से कह रहा है या अपनी जबान से ही कह रहा है। पर उसे अच्छा लगता था, क्योंकि विवेक के पास उस समय रहने के लिए खुद का मकान नहीं था, किराए के मकान में रहता था। तो उसने कहा कि पापा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और मेरी इनकम इतनी ज्यादा भी नहीं है कि मैं अपना और अपने परिवार का गुजर बसेरा कर सकूं, तो मुझे 3 BHK लेना है। तो पापा ने अपनी पुश्तैनी कोठी, ये 3 भाई थे, तो पापा ने उसके कहा कि मेरे हिस्से का जो आता है मैं अपने ही भाइयों को दे देता हूं। उस समय के जो रेट थे उन्होंने उस हिसाब से पैसा लेकर अपने बेटे विवेक को दे दिया और अपने लिए छोटी सी एक कोठी में ही रूम ले लिया जहां पर वो रह सकते थे। पर उसके पापा दिल्ली आना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके यार दोस्त, पुराने लोग जो उनके समय में साथ में रहते थे, पढ़ते थे, खेलते थे, कूदते थे, उन्हीं के साथ इसकी माताजी के स्वर्गवास के पास ज्यादा से ज्यादा समय वो व्यतीत करते थे। फलस्वरूप उन्होंने दिल्ली आने की कभी सोची ही नहीं। पर अब उन्होंने ही कहा कि तुम निशा को और विवेक को फोन लगा दो, अब मैं तुम पर भी बोझ बनना नहीं चाहता। तो निशा और विवेक रास्ते में बात करते हुए चल रहे हैं। विवेक झल्ला कर बोला कि 2-3 साल और सेवा नहीं कर सकते थे। निशा सोचने लगी, जब तुझे 3 BHK की जरूरत थी तो तूने पापा के सामने कहा कि मेरा गुजर बसरा नहीं चलता है, तो उन्होंने चाचा को ही जो अपना हिस्सा था 1/3 हिस्सा बेच दिया।
हाँ ना, मैं भी तो वही कर रहा हूं। कितने सस्ते में उन्होंने अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा ली थी, आज दाम कहां से कहां गए। पर विवेक, उस समय जो रेट थे वो उन्होंने दिए ना तुम्हारे फ्लैट के लिए। और अब तुम देखो, मैं तुम्हें साफ बोल देता हूं दीदी, रेनू जो है मेरी पत्नी, वो बिल्कुल भी सेवा करने के मूड में नहीं है। उसे ये सब पसंद नहीं है। मैं मेरे यहां पे नहीं रख सकता। निशा को विश्वास नहीं था कि विवेक इस तरह से भी बात कर सकता है। उसे बड़ा आघात लगा, उसे बड़ी ठेस पहुंची। विवेक बोले जा रहा था, तू अपने यहीं रख लेना, आजकल बेटियां तो मांगने के लिए तो हमेशा आगे रहती है और काम करने की बात आई तो पीछे हट जाती है। तू क्यों नहीं रख सकती? तू भी तो पिता की ही बेटी है। तेरे में और मेरे में क्या फर्क? जैसे मुझे पढ़ाया वैसे तुझे भी तो पढ़ाया। और तेरा विवाह तो उन्होंने इतने बड़े डॉक्टर के साथ करवाया जो कि 1 लाख रुपए से भी ज्यादा महीना कमाते हैं। इतनी बड़ी कोठी है तेरी, तू क्यों नहीं रख सकती वहां पे? निशा ने आवेश में आकर कह तो दिया कि ठीक है, तू चिंता मत कर छोटे, मैं रख लूंगी। और जैसे ही वे मेरठ पहुंचे, पिता की हालत देखकर एकदम से रो पड़ी, अत्यंत कृशकाय हो गए थे। उन्हें आलिंगबद्ध होकर बोली कि पापा आप पहले ही बता देते, पहले ही फोन करवा देते तो हम जल्दी आ जाते। आपने अपनी क्या हालत बना के रखी। बेटा, मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता हूं, और अब तो पता नहीं कब चलती हुई सांस रुक जाए, कोई भरोसा नहीं है। और अब तो तेरे चाचा चाची ने भी जी जान से मेरी अब तक सेवा की है। दोनों भाइयों ने भी दिल लगाया, और सचमुच में दोनों भाइयों ने और उनकी पत्नियों ने अच्छी तरह से अपने जेठ की सेवा की थी। अब बारी आई थी निशा और विवेक की। चाची ने भी कहा कि बेटा तुम इन्हें आराम से रखना, अब चंद महीनों के मेहमान हैं। विवेक और निशा वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। विवेक ने सीधी गाड़ी निशा के घर पे लाके रोकी। निशा अपने पिता को अपने घर में लेके गई, उन्हें खाना खिलाकर आराम करने के लिए उनके रूम में उन्हें पहुंचा दिया। बच्चे भी सो गए थे। डॉक्टर रात को 10 बजे आते थे। जैसे ही अमित, डॉक्टर का नाम, वे आए, खाना वाना खाया, थोड़े फ्रेश हुए, मूड अच्छा देखकर निशा कहने लगी कि मैं अपने पिता को मेरठ से लेके आई हूं और वे अब अपने यहीं रहेंगे, क्योंकि विवेक का घर छोटा है और उस छोटे से घर में पिता की सेवा शुश्रूषा करना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि अपने यहाँ पे इतनी बड़ी कोठी है, अलग अलग बड़े बड़े रूम्स हैं, तो एक रूम वे ले लेते हैं, उनके रहने के लिए मैं रख देती हूँ, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारे ध्यान में भी रहेगा। और अब उनकी उम्र बची ही कितनी है। बस इतना सुनना ही था। अमित का पारा चढ़ गया। उसने कहा मैंने जी जान लगाकर मेहनत कमाकर इतनी बड़ी कोठी खरीदी है, तो अपने खुद के रहने के लिए, न कि वृद्धाश्रम बनाने के लिए। एक एक शब्द अमित का निशा के लिए बिच्छू के डंक के समान चुभ रहा था, काट रहा था। उसे विश्वास ही नहीं था, जिसे मैं इतना आदर देती हूं, इतना सम्मान करती हूं, वो पति मेरा इस तरह से कह सकता है। जो मरीजों की दिन रात सेवा करता है, वो एक ससुर जी की सेवा नहीं कर सकता, जिसने अपनी कलेजे के टुकड़े को उसके हाथों सौंप दिया। उसने कहा आप तो इतनी सेवा करते हो मरीजों की। नहीं निशा, तुम भूल में हो। मेरा सेवा नहीं है, मेरा सौदा है, मेरा व्यापार है, मेरा बिजनेस है। मैं उनकी सेवा करता हूं, उसके बदले में मुझे पैसा मिलता है। बस निशा समझ गई कि मानवता नाम की चीज समाप्त हो गई। जिसे मैं पति परमेश्वर की तरह मानती थी, उनके अंदर सिर्फ पैसे के प्रति प्यार छुपा हुआ है। काश मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी होती। पर जैसे ही पहला बेटा मेरे को हुआ,
तो अमित ने कह दिया तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है, मैं अच्छा खासा तो कमाता हूं, तुम्हें कोई कमी नहीं आने दूंगा, तुम बच्चों की परवरिश करो। और इनके एक शब्द से मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, वरना आज पिताजी को मैं अकेले अच्छे से रख सकती थी, पर अब क्या होगा। और इन्होंने आज 10 साल हो गए मुझे घर में रहने के बाद, मैं एक नौकरानी की तरह काम कर रही हूं, सवेरे से शाम तक बच्चों का और इनका। जब आते हैं तभी मैं गर्मा गर्म बना के खिलाती हूँ, बच्चों को भी स्कूल से आते गर्मा गर्म खिलाती हूँ। इनके सवेरे के टिफिन का, खाने पीने का, स्कूल का, सब कुछ एक अच्छी नौकरानी की तरह कर रही हूँ। दोस्तों ये बात हकीकत है, सच है। माँ और बीबी हमारे घर का सारा काम इतना अच्छा करते हैं कि कोई नौकर भी नहीं करेगा। ये तो हमारे लिए फुकट के नौकर है, और हम यही सोचते हैं कि है ना घर की सार संभाल करने वाले। अरे एक दिन उन्होंने काम नहीं किया, बीमार हो गए, तो घर की हालत क्या होती है हमें अच्छी तरह से पता है। पर दोस्तों छोटी मोटी बीमारियों को हमारी माँ और हमारी पत्नी देखती भी नहीं है, नजरअंदाज कर देती है, और हमारी परवरिश के लिए, हमें कोई तकलीफ ना आए इसके लिए वो दिन रात लगी रहती है। निशा भी संत्रस्त हो गई है सब सुन के। उन्होंने कह दिया अमित जी ने कि देखो 2 या 3 दिन रखो, उसके बाद वापस उनको मेरठ छोड़ के आ जाओ, नहीं छोड़ के आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशा की रात आंखों ही आंखों में निकल गई, बेबस थी, कुछ कर नहीं पा रही थी, कुछ कह नहीं पा रही थी, कहे तो किसको कहे। सवेरे वापस अपने रूटीन के काम करने लगी। नाश्ता लेकर जब अपने बच्चों और पिता के पास गई, तब तक डॉक्टर चल बसे थे, निकल चुके थे अपने हॉस्पिटल के लिए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे घर में मेरे ससुर जी आए हैं, चलो मैं उनके चरण स्पर्श करके निकलता हूं। ससुर जी भी समझ गए, क्योंकि रात को उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। अपने सब कपड़े वपड़े बैग समेट कर बैठे ही थे। निशा जैसे ही नाश्ता लेकर आई तो बोले कि बेटा ये नाश्ता मुझसे नहीं खाया जाएगा, मैंने सवेरे सवेरे ही बात कर ली थी एक वृद्धाश्रम से, तुम मुझे इस एड्रेस के ऊपर छोड़ के आ जाओ, मेरे खातिर तुम अपनी गृहस्थी बर्बाद मत होने दो। निशा क्या बोलती, उसके आंखों से तो गंगा यमुना बह रही थी, बेबस थी, लाचार थी। टैक्सी बुलाई और उस वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ी। बिना बोले निकली अपने पिताजी के साथ। आखिर आधे रास्ते में पिताजी ने ही उसका हाथ दबाते कहा कि बेटा सब अपने अपने कर्मों का हिसाब सबको भुगतना पड़ता है, तू चिंता मत कर, मेरे दिन ही कितने हैं, कोई बात नहीं, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, पर मेरे खातिर तुम अपनी घर गृहस्थी बर्बाद मत होने दो। मैंने सब सुन लिया था। बेटी निशा भी सोच रही थी कि पापा जरूर कृश हो गए हैं शरीर से, पर उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क अभी भी उर्वरित है। वो दिमाग से कमजोर नहीं हुए, शरीर से कमजोर हुए हैं। इसलिए रात को सुनने के बाद ही उन्होंने सब अपनी पैकिंग कर ली और कहा कि बेटा वो वृद्धाश्रम वाले से मेरी बात हो गई है और मेरे पास जितनी पूंजी है अभी उतने में वो मेरे को रखने के लिए तैयार भी हो गया है। निशा यही सोचकर अपने पिता के साथ साथ वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे घर में तुम भी मुझे कितना समय दोगी, तुम्हें परिवार को संभालना है, सबको संभालना है, तुम्हारे सास ससुर भी है अभी तो, पर वे भी वृद्ध है, वे भी किसी कोने में पड़े हैं, अमित को उनकी भी सुध नहीं है, तो भला मैं तो ससुर हूं। और हाँ, वृद्धाश्रम में कम से कम मेरे उम्र के लोग तो रहेंगे, मैं उनसे वार्तालाप करूंगा, मेरे दिन कब निकल के कब समाप्त हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम सब के लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो। यही सब कुछ पिताजी ने जो कुछ सवेरे सवेरे बोला वो उसके कानों में गूंज रहा था और गाड़ी आकर वृद्धाश्रम के सामने रुक गई। सब कुछ लिखा पढ़ी होने के पश्चात निशा अनमने मन से
अपने घर पे आ गई। ना तो किसी से बात करने का उसका मन हो रहा था, ना कुछ खाने का मन हो रहा था। 2-3 दिन हो गए निशा ने कुछ नहीं खाया पिया था, वो भी कृश होने लग गए। उसने कहा भगवान मुझे तुमने उठा क्यों नहीं लिया, एक पिता के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। तीसरे दिन समाचार आते हैं वृद्धाश्रम से ही कि आपके पिताजी स्वर्गवासी हो गए, आप आ जाइए। निशा भागती हुई गई, क्योंकि डॉक्टर भी अस्पताल चले गए थे और बच्चे पिकनिक के लिए निकल गए थे। शाम को 7 बजे के पहले आने वाले नहीं थे और रात को डॉक्टर 10 बजे के पहले नहीं आने वाले थे। इसने सोचा क्यों फोन करूं, किसको फुर्सत है। विवेक को फोन करने का मन हुआ, पर सोचा कि वो भी क्या करेगा, एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी उसे, जाने दो। आखिर उसने भी तो मना कर दिया कि मैं नहीं रख सकता, मेरे यहां पे भी यह हालत, क्या फायदा किसी को कहके। वो अकेली ही चल पड़ी और वृद्धाश्रम में जाने के बाद विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो वृद्धाश्रम के जो ट्रस्टी थे उन्होंने कहा कि इनका बेटा भी है, उन्हें बुला लिया जाए, इनकी बहू भी है, बुला लिया जाए। तो निशा ने कह दिया इनका कोई नहीं है, एक बेटी है, वो भी नाम मात्र की है। निशा ये बोल के फपक फपक कर रो पड़ी। आखिर वृद्धाश्रम के ट्रस्टियों ने और वृद्धाश्रम के सभी लोगों ने अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इनकी आत्मा को शांति मिले। निशा सोचने लगी इनकी आत्मा को तो शांति ही मिली है, क्योंकि अंतिम समय में इन्होंने सोच लिया कि अब मेरा कोई नहीं है जिसे मैं अपना समझता था, जिसके लिए मैंने सब कुछ न्योछावर किया। जिस बेटे के लिए मकान भी बनाना था तो मैंने अपनी पुश्तैनी कोठी को बेचकर, अपने ही भाइयों को बेचकर इसकी छत ढकने के लिए इसको 3 BHK दिला दिया। बचपन से मैंने निशा को और विवेक को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, पर अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। उनका तो मोह ही समाप्त हो गया, वे निर्मोही हो गए। उनकी आत्मा को तो शांति ही मिलेगी ना। बस भगवान ताकत मुझे दे कि मैं अपने पति और भैया के साथ अभी रिश्ता बनाए रखूं, क्योंकि 3 दिन हो गए निशा का मन उद्विग्न था। अरे 3 दिन सिर्फ यदि मेरे पति भी जो डॉक्टर है, भगवान का दूसरा रूप उन्हें कहते हैं, वे रख लेते तो शायद मेरे पिताजी 3 ही दिन में चले नहीं जाते हम सबको छोड़कर। दोस्तों ये हकीकत है, प्रत्येक घर की एक अपनी कहानी है और एक सत्य घटना है, जो आज मैं उसको रूपक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आपके सामने बयां किया। हाँ, हर घर की एक कहानी है दोस्तों, हर घर की कहानी ऐसी ही जटिल है, ऐसे ही आंखों में आंसू लाने वाली है। आज यदि हमारे पास माँ बाप के लिए कुछ करने के लिए समय नहीं है, तो दोस्तों इससे बढ़कर और कोई भी नीचता नहीं होगी। ये कठोर शब्दों के साथ में मैं बोल रहा हूं, हमारे अंदर वे संस्कार कब जागेंगे। अरे जिस माँ बाप ने अपना खून का पसीना करके हमें इस काबिल बनाया, उन माँ बाप के लिए अंतिम समय में भी हमारे पास समय नहीं है। दोस्तों इससे बढ़कर और दुर्दशा समाज की कुछ भी नहीं हो सकती। दोस्तों मेरे इस चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। क्या पता मेरी इन छोटी छोटी बातों को सुनकर किसी के हृदय में परिवर्तन आए और उनका जीवन भी बदलने लग जाए। क्योंकि जब निशा के पिता का अंतिम संस्कार हो रहा था ना दोस्तों, उस समय जिस वृद्धाश्रम के अंदर जो जो वृद्ध थे, उन्होंने अपने बेटों को भी बुलावा भेजा था कि आओ यहाँ पर। हमारे यहाँ से एक वृद्ध चला गया और उनको आए हुए 3 ही दिन हुए थे, पर निशा की इस करुण वक्तव्य वाली स्थिति को देखकर दोस्तों कई बच्चे अपने माता पिता को वापस लेके गए। वो संस्कार उनके जागृत हो गए कि ये हालत हमारे माँ बाप की हमारी वजह से हो चुकी है, वे वृद्धाश्रम में रह रहे, पर अब बस जितना भी समय रहेंगे हम उनकी सेवा करेंगे, हम उनकी
शुश्रूषा करेंगे। और मैं भी यही चाहता हूं दोस्तों, यदि हमारे मन में थोड़ी सी भी मानवता जागृत होती है तो हम अपने माता पिता का अनादर नहीं करें, उनकी सेवा करें, उनको उस बुढ़ापे के अंदर कोई तकलीफ हो ऐसा बर्ताव भी नहीं होने दे। उनकी आत्मा सचमुच में बहुत सारी दुआएं देगी। बस इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो।